गुड मॉर्निंग साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से उड़ीसा राज्य को पहला स्थान दिया है। प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों से में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इन कूड़ा कचरों की वजह से जहरीली गैसें भी निकल जाती हैं कई लोगों से, और कई लोगों के जीवन जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से इनको प्रदूषित स्थलों की सूची बनाई गई है। CPCB ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है, और प्रथम नंबर किसको दिया है? फर्स्ट पर है उड़ीसा। तो आप याद रखें दोस्तों कि उड़ीसा को CPCB ने प्रदूषित स्थलों में पहला स्थान दिया है। देखते हैं दोस्तों उड़ीसा को। तो उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है, और उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, टैग याद रखें आप, टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है उड़ीसा राज्य की राजधानी को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों, उड़ीसा की अगर हम सीमा देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। आप अच्छे से नक्शे में भी देख सकते हैं। पूरब से पश्चिम को जाएंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा लगती है। दोस्तों, अगर हम उड़ीसा के बारे में अन्य तथ्य देखें तो उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। साथ ही यहाँ एक और बांध है रेंगली बांध। तो रेंगाली बांध आप याद रखें कि ब्राह्मणी नदी पर है, उड़ीसा में है। इसके बाद दोस्तों अगर झील देखें तो भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील उड़ीसा में है, तथा अन्य झीलें देखें तो अंशुप्पा झील और कंजिया झील उड़ीसा में ही स्थित है। अब दोस्तों, अगर नेशनल पार्क देखें उड़ीसा में तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य, उषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों, साथ ही अगर यहाँ पर परियोजना देखें तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना यहाँ की मुख्य परियोजना है, तथा पर्यटक स्थल देखें तो पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। साथ ही दोस्तों, अगर उड़ीसा में हम त्योहार देखें तो नुआखाई उत्सव और कोणार्क महोत्सव यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं, जिनमें से आप नुआखाई पर बहुत स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेडियम देखें दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल, तो बारावती स्टेडियम कटक में इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फेमस है, तथा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर जो कि इंटरनेशनल हॉकी मैचेस के लिए फेमस है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बबीता कुमारी, बी गीता फोगट, सी रितु फोगट और डी विनेश फोगट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विनेश फोगट ऐसी भारतीय महिला हैं जो कि मार्टियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। तो वर्तमान में दोस्तों विश्व की नंबर 1 पहलवान का नाम आप याद रखेंगे, वह भारतीय हैं विनेश फोगट। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगट पहली महिला भारतीय पहलवान है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह पहली भारतीय महिला कौन है? विनेश फोगट है। याद रखें दोस्तों, इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी। गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14 अंक हासिल कर किए और शीर्ष पर काबिज हो गई। तो दोस्तों, इसी गोल्ड मेडल के चलते इनको फर्स्ट रैंक मिली है, इसके पहले या थर्ड रैंक पर थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी स्विट्जरलैंड, सी बांग्लादेश और डी इराक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। स्विट्जरलैंड के पहले भी बहुत से देश सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा चुके हैं,
हैं। और अगर दोस्तों इस मुहिम में देखा जाए कि ऐसा कौन सा पहला देश था जिसने बुर्का पर रोक लगाई थी, तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है दोस्तों, विश्व का नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को पूरी तरह बैन कर दिया। हालांकि यह लोग इबादत खाने में अभी भी बुर्का पहन सकती हैं। आप याद रखें दोस्तों, यह पूर्णतः बैन कहाँ पर है? सार्वजनिक स्थानों पर, ना कि इबादत खानों में। दोस्तों अब नज़र डालेंगे हम स्विट्जरलैंड की तरफ। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड हम नक्शे में देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड की सीमा भी देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया से इसकी सीमा लग रही है। और दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्न। और बर्न में अगर मुख्यालय देखा जाए तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न में। दोस्तों यहाँ की स्विट्जरलैंड की अगर मुद्रा देखें तो स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और अगर हम स्विट्जरलैंड के उपनाम देखें तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है जो कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत बढ़ाता है। और यहाँ पर अगर झीलें देखें तो जेनेवा झील नाम से एक बहुत फेमस झील है तथा जेनेवा शहर में है, जो कि जेनेवा शहर में है। दोस्तों अब जेनेवा शहर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यह किनारे पर बिल्कुल फ्रांस के यहाँ पर बसा हुआ जेनेवा शहर है। यह यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण शहर है और विश्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 से 9 विश्व संगठनों के मुख्यालय हैं, जिनमें से 8 के तो मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना ध्यान से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय। तो दोस्तों याद रखें, 8 में मैं फिर से जल्दी में रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग दोबारा सुन लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय, रेड क्रॉस मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है जहाँ पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्थित है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। दोस्तों गैरसैंण कुमायूं और गढ़वाल के बाद उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले 2 ही मंडल थे, वह हम आपको अभी दिखा देंगे। गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जो कि कुमायूं से हैं तथा रुद्रप्रयाग और चामोली जो कि गढ़वाल से शामिल होंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, यह थे कुमायूं मंडल हम ऑरेंज कलर में देख सकते हैं और गढ़वाल मंडल हम यहाँ पर क्रीम कलर में देख सकते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग और चामोली देख रहे हैं आप कि यह कहाँ से आएंगे? गढ़वाल मंडल से, तथा बागेश्वर और अल्मोड़ा यहाँ से कुमायूं मंडल से निकाल के एक नया मंडल बना दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड की बेसिक सी जानकारी देखेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह तथा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के प्रमुख अगर नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इनमें से दोस्तों आप राजाजी नेशनल पार्क अच्छे से याद रखें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्योंकि यह भारत का पहला नेशनल पार्क है तो इसे भी बहुत अच्छे से याद रखें। नंदा देवी नेशनल पार्क पूछा जाता है, फूलों की घाटी या फ्लावर्स वैली यह भी पूछा जाता है। इन चारों को बहुत अच्छे से याद रखें। अगर उत्तराखंड की हम सीमा देखें तो तिब्बत और नेपाल से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा हिमाचल और उत्तर प्रदेश से यह राजकीय सीमा बनाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? आपके ऑप्शन हैं ए गिरिराज मणि पोखरियाल, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी भरतराज पौड्याल
और डी ऋषि कट्टेल। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को सौंप दी है। जस्टिस कुमार रेग्मी और बॉम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर फैसला सुनाया। कट्टेल ने मई 2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है। दोस्तों यह बहुत अच्छे से देखना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। तो दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। दोस्तों यह तेलंगाना के हैदराबाद के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों अगर आपसे पहला भारत का ट्रांसजेंडर पार्क कहाँ खोला गया यह पूछा जाए तो आप केरल याद रखें, जबकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया तो तेलंगाना याद रखें। दोस्तों यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है। तो यह भारत का तो पहला हेल्प डेस्क है, साथ ही यह दुनिया का भी पहला हेल्प डेस्क है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। ट्रांसजेंडर डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों में मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अन्य सेवाओं के अलावा डेस्क महिला एवं बाल कल्याण विभाग और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कल्याणकारी योजनाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता, जीवन कौशल, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, जॉब प्लेसमेंट और रेफरल लिंक भी प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है। उसके पहले मैं आपको तेलंगाना के बारे में बता दूं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का गठन 2 जून सन 2014 को हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव, तथा यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में के टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है। दोस्तों आप याद रखें, टेक भारत के 2021 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है। आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी डॉक्टर हर्षवर्धन और डी स्मृति ईरानी। तो दोस्तों आप याद रखें कि टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया है। लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन ने हेल्थ टेक और एडुटेक क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ एक वर्चुअल मंच पर लाने के लिए कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। तो दोस्तों याद रखें कि टेक भारत का 2021 में यह कौन सा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण था। टेक भारत हजारों घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों, जिसमें नीति निर्धारक, सरकार के प्रतिनिधि, उद्योग के सदस्य, निवेशक और स्टार्टअप शामिल हैं, के बीच बातचीत और विचार विमर्श की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि क्षेत्रों में संसाधन भागीदारी और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें कि हाल ही में भारत सरकार की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 159, बी 189, सी 259 और डी 289। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे 259 तो महत्वपूर्ण इतना था नहीं कि वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाए, तो आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अब चलो डिटेल देखते हैं कि पैनल के सदस्यों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले यह देखते हैं, तो पैनल के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, एन.एस.ए. अजीत डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, लता मंगेशकर जैसे कलाकार, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल शामिल हैं। तथा इस पूरी टीम की अगर कोई नेतृत्व करता होंगे तो वह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो इसका नेतृत्व करेंगे। और इसमें अन्य और भी नेता हैं, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी नेता शरद पवार,
टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता भी समिति का हिस्सा हैं। दोस्तों अब यह उत्सव कब चालू होगा, तो आप याद रखें यह उत्सव 12 मार्च 2021 को चालू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा और 75 सप्ताह से पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है। 75 सप्ताह पहले शुरू क्यों किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों, क्योंकि 75 साल का 75वां संस्करण मनाना है हमें, कौन सा, अपना आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का। अब दोस्तों और यह 12 मार्च को ही चालू क्यों होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ है, इसलिए 12 मार्च 2021 को इस समारोह का आयोजन स्टार्ट होगा और होगा क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इस महोत्सव का आयोजन शुरू होगा 12 मार्च 2021 को। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा और कब किया जाएगा, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक, पूरे 75 हफ्तों तक। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कवि लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है, वह किस भाषा के कवि थे। आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी बांग्ला, सी कन्नड़ और डी तेलुगु। तो दोस्तों आप याद रखें कि हाल ही में प्रसिद्ध कवि लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है, वह कन्नड़ भाषा के कवि थे, बहुत ही फेमस। लक्ष्मी नारायण भट्ट कन्नड़ साहित्यिक जगत में NSL के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में थाय नेना मदीलाली शामिल है। भट्ट ने विलियम शेक्सपियर के लगभग 50 प्रसिद्ध सोनेट, T.S. एलियट की कविता और विख्यात विलियम बटलर ईट्स के कन्नड़ में अनुवाद किए हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए यह फेमस है, इन्होंने अनुवाद भी बहुत किए, खुद की रचनाएं भी की। इनकी सबसे फेमस रचना आप याद रखें, पूछी जा सकती है, थाय नेना मदीलाली। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी बोरिस जॉनसन, सी व्लादिमीर पुतिन और डी महामदो इस्सोफू। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 महामदो इस्सोफू जी को दिया गया है, जो कि नाइजर देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इस पुरस्कार के तहत $5 मिलियन लगभग 36.6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार लीडरशिप के लिए मिलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नगद पुरस्कार है। तो दोस्तों याद रखें इस पुरस्कार की खासियत क्या है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा नगद पुरस्कार है लीडरशिप के लिए मिलने वाला। इस पुरस्कार को 2006 में सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम के फाउंडेशन ने शुरू किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020। दोस्तों मोहम्मदो इस्सोफू लगातार 2 कार्यकाल से नाइजर के राष्ट्रपति हैं, यह आपको अभी बताया और आप याद भी रखें इसे कि मोहम्मद इस्सोफू लगातार 2 कार्यकाल से नाइजर के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक हफ्तों तक ATP रैंकिंग में के शीर्ष पर बने रहने का विश्व रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है। आपके ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी रोजर फेडरर, सी मारिया शारापोवा और डी साइना नेहवाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सर्वाधिक हफ्तों तक ATP रैंकिंग के शीर्ष पर बने रहने का विश्व रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक हफ्ते तक नंबर 1 पर रहने का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नोवाक जोकोविच लगातार 311 हफ्तों तक शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि रोजर फेडरर के नाम 310 हफ्तों का रिकॉर्ड दर्ज था। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक हफ्ते से अब नोवाक जोकोविच आगे हैं और यह लगातार 311 हफ्तों से विश्व में नंबर 1 पर बने हुए हैं, नंबर 1 स्थान पर। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो को पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।